विद्यालय संचालन हेतु नया समय सारणी हुआ जारी और अब विद्यालय चलेंगे सुबह 6:30 बजे से लेकर 12:10 अपराह्न तक और विद्यालय निरीक्षण का बदला स्वरूप अब नहीं कटेगा शिक्षकों का वेतन। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने एक अहम पत्र जारी किया है जिसमें पहला पत्र है कि समय सारणी को लेकर यानी 10 जून 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक बिहार के तमाम विद्यालयों के संचालन हेतु एक नया समय सारणी तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत सुबह 6:30 बजे से लेकर 12:10 तक विद्यालयों का संचालन होगा और उसके बाद शिक्षक प्रस्थान करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, बिहार के विद्यालयों के निरीक्षण के क्रम में एक पत्र जारी किया गया है, जिस पत्र में विद्यालय निरीक्षण की आधारभूत संरचना का उल्लेख किया गया है और उसके अंतर्गत विद्यालय निरीक्षण के क्रम में अब शिक्षकों का वेतन नहीं काटा जाएगा। दोस्तों, इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, विद्यालय समय सारणी को लेकर पूर्व में ही एक पत्र जारी किया गया था जिसमें इस बात का उल्लेख कर दिया गया था कि तमाम विद्यालयों के संचालन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारियों से विचार विमर्श मांगा गया है, यानी सुझाव मांगा गया है और इसके आधार पर विद्यालयों का समय सारणी क्या होगा वो तय की जाएगी, जिसके लिए अंतिम रूप से इस समय का भी निर्धारण हुआ था कि 8 जून 2024 को हर हाल में 10 जून से चलने वाले विद्यालय के लिए समय सारणी के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। लेकिन 8 जून 2024 से 2 दिन पहले ही यानी 6 जून 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक सन्नी सिन्हा द्वारा एक पत्र जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत विद्यालय के संचालन हेतु समय सारणी का निर्धारण किया गया है। दोस्तों, सब बातें तो सही है, लेकिन इस पत्र में कुछ बातें ऐसी है जिसमें के पाठक के आदेश को नहीं पलटा गया है। आइए इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, विद्यालय की शुरुआत सुबह 6:30 बजे से की गई है। इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि विद्यालय शुरू होने से 10 मिनट पहले तमाम शिक्षक और प्रधानाध्यापक विद्यालय में निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। उसके बाद प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत 6:45 से विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों की 10:50 पर तमाम छात्रों के लिए दक्ष क्लासेस की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए दक्ष कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर किन छात्रों के लिए दक्ष कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। सभी छात्रों की परीक्षाएं हो चुकी है, अब दक्ष कक्षाओं वाले छात्र नहीं रह गए हैं, तो आखिर किसके लिए इस कक्षा का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों 11:30 पर तमाम 1 to 5 के छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है और इस अवधि में कक्षा 9वीं से ऊपर के छात्रों के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत तो ये कहा जा सकता है कि जिन छात्रों का एडमिशन 11वीं कक्षा में नहीं हो पाई है, उन छात्रों के लिए विशेष कक्षा का संचालन किया जा सकता है, लेकिन प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए ये लागू नहीं होती है। दोस्तों, इसके लिए 11:30 से लेकर 12:30 का समय सीमा का निर्धारण किया गया है। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी बात कि आखिर शिक्षक कितने बजे घर की ओर प्रस्थान करेंगे, इस पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि पूर्व एसीएस के पाठक द्वारा जो 13 मई 2024 को पत्र जारी किया गया था, उसमें 1:30 पर तमाम शिक्षक अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे, इस बात का उल्लेख किया गया था। लेकिन इस पत्र में 12:10 तक ही तमाम क्रियाकलापों का समापन हो जाता है, लेकिन शिक्षक घर चले जाएंगे, इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है। और इस बात का उल्लेख नहीं करने का सबसे प्रमुख कारण है कि के पाठक द्वारा 1:30 के बाद ही शिक्षकों को घर जाने की अनुमति दी गई थी और एसीएस द्वारा जो भी पत्र जारी किया गया था कि 30 मई 2024 से लेकर 8 जून 2024 तक समय में परिवर्तन यानी शैक्षणिक कक्षाओं में परिवर्तन किया गया था, उसका फॉलो किया गया है। समय सीमा में परिवर्तन निश्चित रूप से किया गया है, लेकिन शिक्षक कितने बजे घर जाएंगे इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि तमाम शिक्षक 12:10 पर अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि विद्यालय में कोई कार्य है ही नहीं, तो शिक्षक विद्यालय में बैठकर क्या करेंगे। लेकिन इस बात का उल्लेख होना चाहिए था कि 12:10 पर तमाम क्रियाकलापों के समापन के उपरांत शिक्षक अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। खैर, इन बातों से कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन एक बात जरूर है कि के पाठक के आदेशों को पलटा नहीं गया है। यह उस दिशा की ओर इंगित करता है कि के पाठक 30 जून के बाद हर हाल में बिहार में शिक्षा विभाग के एसीएस के पद पर लौटेंगे।
वहीं दोस्तों वर्तमान एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक पत्र जारी किया है और वह एक बहुत ही अहम पत्र है और इस पत्र के लिए धन्यवाद के पात्र होते हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जिन्होंने अपनी विद्वता का परिचय देते हुए ऐसा पत्र निर्गत किया है जिसमें मुख्य रूप से विद्यालयों के निरीक्षण हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया है। साथियों, इस पत्र में विद्यालयों के निरीक्षण के क्रम में आधारभूत संरचना का उल्लेख किया गया है, जिसमें 3 बिंदुओं पर विचार किया गया है और तीनों बिंदुओं में जो भी कर्मी द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा उसमें सिर्फ शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई संबंधी ही निरीक्षण के लिए प्रावधान नहीं किया गया है। सबसे पहले जान लिया जाए दोस्तों, इस पत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण के क्रम में अब इसकी मॉनिटरिंग उप विकास आयुक्त द्वारा किया जाएगा। यानी उप विकास आयुक्त यानी डीडीसी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया जाएगा कि शिक्षा विभाग के किन किन कर्मियों द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। और इस पत्र के माध्यम से ऐसा कहा गया है कि सभी प्रकार के कर्मियों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सहित तमाम पदाधिकारियों को 3 महीनों के लिए 10 से 15 विद्यालयों को अपने अंडर में रखना होगा और सप्ताह में कम से कम एक बार उस विद्यालय का निरीक्षण अवश्य किया जाएगा। और इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि कर्मी चाहे तो 2 बार भी उस विद्यालय का निरीक्षण कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस बात का उल्लेख किया गया है कि जो भी निरीक्षण किया जाएगा वह विद्यालय की व्यवस्था में सुधार के दृष्टिकोण से किया जाएगा। यानी जो विद्यालय जिन कर्मियों के अंदर 3 महीनों के लिए दिया जाएगा उन कर्मी के ऊपर यह पूरा दायित्व होगा कि विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था में पूर्ण रूप से सुधार किया जाए। अगर किन्हीं बिंदुओं पर कमी नजर आती है तो इसके संबंध में विद्यालय को दिशा निर्देश दिया जाएगा और उसे अवसर प्रदान किया जाएगा। उसके बाद पुनः उस कमी की ओर ध्यान देते हुए उसका मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद भी उस कमी में सुधार नहीं होती है तो इसके लिए उस निरीक्षण कर्मी के द्वारा उच्च अधिकारी को पत्र लिखा जाएगा कि इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। दोस्तों, सामान्य रूप से समझ लिया जाए कि विद्यालय के निरीक्षण की प्रक्रिया विद्यालय में सुधार के दृष्टिकोण से ही होगी, ना कि वेतन काटने के दृष्टिकोण से होगी। और विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत पठन पाठन से लेकर शौचालय, खेल का मैदान, विद्यालय का कक्ष, बिजली, पंखा, पानी की समुचित व्यवस्था इत्यादि का भी निरीक्षण करना है और उसमें बदलाव लाना प्रमुख उद्देश्य बनाया गया है। यानी कह दिया जाए तो निरीक्षण के माध्यम से भौतिक रूप से तमाम विद्यालयों को परिपूर्ण किया जाएगा। और साथ ही साथ पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि तमाम छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ छात्रों द्वारा गृह कार्य पूरा किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है, निरीक्षणकर्ता द्वारा इसका भी निरीक्षण किया जाएगा। शिक्षक द्वारा गृह कार्य की जांच की जाती है या फिर नहीं की जाती है, इसका भी उल्लेख इस पत्र में किया गया है। यानी अगर नहीं की जाती हो तो इस संबंध में दिशा निर्देश दिया जाएगा और उन्हें मौका देते हुए हर हाल में इसे पालन करने की बात कही जाएगी, ना कि उस शिक्षक की वेतन की कटौती कर ली जाएगी। वहीं दोस्तों, शिक्षकों के लिए भी यह प्रावधान किया गया है कि तमाम शिक्षक समय अपने विद्यालय पहुंचेंगे, तमाम शिक्षक कक्षा में पठन पाठन करेंगे, साथ ही साथ समयानुसार अपने वर्ग कक्ष का संचालन भी करेंगे। शिक्षकों पर यह दायित्व दिया गया है कि समय से विद्यालय आवे और सबसे बड़ी बात की शैक्षणिक व्यवस्था पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाए। साथियों, इस पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आम जनताओं की मानसिकता सरकारी विद्यालयों की तरफ आकर्षित हो, इन उद्देश्यों को लेकर ही विद्यालय का निरीक्षण किया जाए। और सबसे बड़ी बात कि शिक्षक अगर विलंब आते हैं या फिर शिक्षकों में कोई कमी पाई जाती है तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, उनके वेतन की कटौती की जाएगी। इस बात का उल्लेख इस पत्र में कहीं से भी नहीं किया गया है। इन बातों से स्पष्ट हो गया है कि शिक्षकों पर कार्रवाई संबंधी कोई भी चर्चा नहीं की गई है। वैसे शिक्षक खुद जिम्मेदार हैं, वे अपने समय का पालन करते हैं, बशर्ते उन्हें टॉर्चर नहीं किया जाए, उनके ऊपर ज़्यादा प्रहार नहीं किया जाए, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। शिक्षकों को अगर करीब से देखा जाए तो शिक्षक वैसे हैं बिहार के जिनके लिए खाने और सोने की व्यवस्था अगर विद्यालय में हो तो शिक्षक 24 घंटे भी रहने को तैयार रहेंगे। लेकिन इन बातों को के पाठक नहीं समझे थे। हो सकता है नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ इन बातों को समझते हो। तो साथियों, ऐसे पत्र से यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि निश्चित रूप से शिक्षकों पर होने वाले प्रहार अब समाप्त होंगे, बशर्ते जब तक डॉक्टर एस सिद्धार्थ नए एसीएस के पद पर विराजमान रहते हैं। शिक्षकों का खोया हुआ सम्मान वापस होगा, शिक्षकों के ऊपर कोई प्रहार नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि निरीक्षण की प्रक्रिया के लिए कि जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के ऊपर भी दायित्व सौंपा गया है। तो इस पत्र के माध्यम से निश्चित रूप से शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है और तमाम बिहार के शिक्षक इन बातों से स्पष्ट हो ले कि निरीक्षण के क्रम में शिक्षकों पर कोई भी कार्रवाई
कार्रवाई नहीं होनी है, सिर्फ व सिर्फ शिक्षकों को अपने आप में सुधार लाना है। इसलिए निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगी, क्योंकि निरीक्षण की प्रक्रिया एक रोजगार बन चुका था और ढेर सारे कर्मी और पदाधिकारी निरीक्षण की प्रक्रिया से मालामाल भी हो गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।